क्या एक अकेला शिक्षक सच में एक पूरा साम्राज्य बना सकता है, और क्या एक अपमान की एक चिंगारी इतिहास की दिशा बदल सकती है? सवाल तो दिलचस्प है। हाँ, और आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही जहन में बुद्धि, रणनीति, कूटनीति, ये सब तस्वीरें उभर आती हैं। आचार्य चाणक्य। बिल्कुल, एक ऐसा नाम जिसने सदियों से शासकों को, विचारकों को और आम लोगों को भी प्रेरित भी किया है और हाँ, सोचने पे मजबूर भी। सही कहा। और आज हम उन्हीं के जीवन, उनकी जो स्ट्रैटेजीज थी, उनकी शिक्षाएं, उनको खंगालेंगे। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है, खासकर एक यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट, उसके आधार पर हाँ, कोशिश ये रहेगी कि हम समझ सकें कि आखिर कैसे एक व्यक्ति ने अपनी बुद्धि के जोर पर वो कर दिखाया जो शायद ही किसी ने सोचा हो। तो फिर शुरुआत वहीं से करें जहां से ये कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। मगध साम्राज्य और राजा धनानंद। हाँ हाँ, बिल्कुल। उस समय मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। पाटलिपुत्र राजधानी और राजा धनानंद। सोर्स बताते हैं कि ताकतवर तो बहुत था, पर उतना ही घमंडी और अत्याचारी भी। प्रजा खुश नहीं थी। बिल्कुल नहीं। पर सेना इतनी बड़ी थी कि बोलने की हिम्मत कौन करता। और इसी माहौल में तक्षशिला के एक विद्वान आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, वो पाटलिपुत्र पहुंचे। ज्ञान का भंडार थे वो तो। वेद, शास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, सब में माहिर, पर दिखने में हाँ एकदम साधारण। और कहते हैं कि एक बार वो राजा धनानंद के किसी दान पुण्य के कार्यक्रम में पहुंच गए, लेकिन राजा ने उनके साधारण कपड़े देखकर, शायद उनकी शारीरिक बनावट पर भी उनका मजाक उड़ाया। मजाक ही नहीं उड़ाया, सोच के मुताबिक तो उन्हें अपमानित करके बाकायदा धक्का मार के सभा से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया गया। अरे! और इसी धक्का मुक्की में कहते हैं उनकी शिखा खुल गई, जो उस समय एक ब्राह्मण के लिए हाँ, वो तो बहुत बड़ा अपमान माना जाता था। बिल्कुल। और यहीं पर भरी सभा में अपमानित चाणक्य ने अपनी वो खुली शिखा हाथ में ली और धनानंद को सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने कसम खाई। हाँ, कसम खाई कि जब तक मैं तुझे और तेरे इस नंद वंश को जड़ से उखाड़कर फेंक नहीं दूंगा, जब तक इस सिंहासन पर एक योग्य शासक को नहीं बिठा दूंगा, तब तक मैं अपनी ये शिखा नहीं बांधूंगा। सोचिए कितना गहरा घाव लगा होगा वो अपमान। बिल्कुल। और ये सिर्फ अब देखें तो पर्सनल इंसल्ट का बदला नहीं था, ये ज्ञान का अपमान था, विद्वता का अपमान था। हाँ, सही कहा। और इसी अपमान ने एक विद्वान आचार्य को एक क्रांतिकारी रणनीतिकार में बदल दिया। अब लक्ष्य सिर्फ धनानंद का विनाश नहीं था, बल्कि एक योग्य न्यायपूर्ण शासन की स्थापना थी। तो ये संकल्प एक तरह से निजी दुश्मनी से ऊपर उठकर एक पॉलिटिकल मिशन बन गया। एग्जैक्टली। इस कृतज्ञता के बाद चाणक्य पाटलिपुत्र से निकल पड़े। अब उन्हें ऐसे चेहरे की तलाश थी जो इस क्रांति को लीड कर सके, जिसमें वो गुण हो, सम्राट बनने वाले। हाँ, और सोर्स बताते हैं कि वो कई साल भारत भर में घूमते रहे, नंदवंश के खिलाफ माहौल बनाते रहे और साथ ही उस योग्य व्यक्ति को ढूंढते रहे। ये तलाश उन्हें विंध्याचल के जंगलों तक ले गई। हाँ, वहां उन्होंने कुछ बच्चों को एक खेल खेलते देखा जिसे राजकीय खेल कहा जाता था। एक बच्चा राजा बना बैठा था पत्थर की शिला पर और बड़ी गंभीरता से अपने साथियों की समस्याएं सुलझा रहा था, जैसे सचमुच का राजा हो। कहते हैं उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, है ना? चाणक्य ने उसे देखते ही पहचान लिया, ये चंद्रगुप्त है। हाँ, वही चंद्रगुप्त। अब उनके कुल या वंश को लेकर इतिहास में अलग अलग मत हैं, पर चाणक्य के लिए ये मायने नहीं रखता था। अच्छा। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किस कुल में जन्मा है या उसकी परवरिश कैसी हुई है। उन्होंने उस लड़के की सहज लीडरशिप क्वालिटी, उसकी बुद्धि, उसके न्याय करने के तरीके को देखा। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी क्रांतिकारी सोच थी कि लीडरशिप जन्म से नहीं, काबिलियत से आती है। बिल्कुल। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त के पालक पिता से बात की। कुछ सोर्स कहते हैं कि 1000 कारशापण देकर उसे खरीद लिया। हाँ, ऐसा उल्लेख मिलता है। और फिर उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। यहाँ से चाणक्य की भूमिका पूरी तरह बदल गई। वो अब सिर्फ एक अपमानित ब्राह्मण नहीं थे, वो एक गुरु थे, एक किंग मेकर। हाँ, किंग मेकर। बिल्कुल। और अब शुरू हुआ एक सम्राट को गढ़ने का मुश्किल काम। और ये कोई आसान काम नहीं था, कोई किताबी पढ़ाई नहीं थी सिर्फ।
अच्छा। चंद्रगुप्त को बेहद कठोर और हर पहलू को समेटने वाला प्रशिक्षण दिया गया। एक तरफ तो फिजिकल ट्रेनिंग, बेहतरीन योद्धा बनाने के लिए, तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी, क्योंकि राजा को शारीरिक रूप से सक्षम होना भी जरूरी है ना। हाँ, ये तो है, लेकिन शायद असली जोर दिमागी और रणनीतिक तैयारी पर रहा होगा। निश्चित रूप से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इतिहास पढ़ाया। क्यों? ताकि वो अतीत की गलतियों से सीखे, भूगोल समझाया ताकि सैन्य अभियानों की प्लानिंग कर सके। अच्छा। अर्थशास्त्र के सिद्धांत सिखाए ताकि राज्य का खजाना भरा रहे, और सबसे जरूरी राजनीति विज्ञान और राजधर्म। राजधर्म, इसमें क्या खास था? मतलब राजा की गुण क्या होने चाहिए, ये सब? हाँ, और चाणक्य की सोच बड़ी प्रैक्टिकल थी। उन्होंने सिखाया कि राजा को जरूरत पड़ने पर लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए और शेर की तरह साहसी। कब नरमी दिखानी है, कब सख्ती, ये जानना बहुत जरूरी है। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ राज्य के हित परमानेंट होते हैं। ये तो काफी यथार्थवादी नजरिया लगता है। बिल्कुल। उन्होंने चंद्रगुप्त को इंसानी स्वभाव समझना सिखाया कि लोग अक्सर लालच और डर से चलते हैं, और एक चतुर राजा इनका इस्तेमाल शासन चलाने में कर सकता है। तो क्या नैतिकता की कोई जगह नहीं थी उनकी टीचिंग में? जगह थी, लेकिन वो व्यवहारिकता के साथ जुड़ी थी। जैसे न्याय का सिद्धांत था, प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजा का सुखी राजा का सुख है, ये आइडियल था। हाँ। लेकिन साथ ही दंड नीति भी थी, जो इतनी कठोर हो कि अपराध रुके, पर इतनी क्रूर न हो कि प्रजा ही दुश्मन बन जाए। मतलब बैलेंस साधना ही कुंजी थी। और जासूसी पर भी उनका काफी जोर था शायद। बहुत ज्यादा। उनका मानना था कि जासूस राजा की आंख और कान होते हैं। एक मजबूत गुप्तचर नेटवर्क बनाना सिखाया, जो न सिर्फ दुश्मनों पर बल्कि अपने मंत्रियों और राजकुमारों पर भी नजर रखे। अच्छा, मतलब भरोसा करो पर पूरी तरह नहीं। हाँ बिल्कुल, वेरीफाई करो। तो इस तरह एक, आप कह सकती हैं, साधारण चरवाहे लड़के को तराश कर एक भावी सम्राट बना दिया गया। ज्ञान भी, कौशल भी और दुनिया की समझ भी। कच्ची मिट्टी को तपाकर एक मजबूत मूर्ति बना दी गई। बिल्कुल। चंद्रगुप्त तैयार थे, चाणक्य की रणनीति तैयार थी, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती सामने थी, धनानंद की वो विशाल सेना। उसका मुकाबला करने के लिए अपनी सेना खड़ी करना। हाँ, ये कैसे किया उन्होंने? उनके पास तो कोई राज्य या संसाधन नहीं थे शुरू में। यहीं चाणक्य की जो संगठन क्षमता थी, जो कूटनीति थी, वो काम आई। वो जानते थे कि धनानंद के शासन से बहुत लोग नाराज हैं, छोटे मोटे राजा, कबीले, सैनिक, यहाँ तक कि डाकू और वनवासी भी। अच्छा, मतलब जो भी असंतुष्ट थे। हाँ, उन सबको चाणक्य और चंद्रगुप्त ने भेष बदलकर इन सब असंतुष्ट लोगों से संपर्क साधा और उन्हें एकजुट किया। बिल्कुल। उन्हें सिर्फ पैसे का लालच नहीं दिया, बल्कि एक बड़ा मकसद दिया, एक अत्याचारी राजा के खिलाफ लड़ने का, एक नए न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना का हिस्सा बनने का। तो ये सिर्फ भाड़े के सैनिक नहीं थे, ये एक क्रांति के सैनिक बन रहे थे। मोटिवेशन दिया मतलब। हाँ, और संसाधन जुटाने के लिए भी चाणक्य ने अपनी बुद्धि लगाई। अमीर व्यापारियों से मदद ली, दूसरे राज्यों से गुप्त संधियां की। सोर्स में तो जमीन में गड़े खजाने को खोजने की कहानी भी मिलती है। अरे वाह! और फिर आई वो मशहूर खिचड़ी वाली रणनीति। हाँ, वो बेहतरीन उदाहरण है उनकी प्रैक्टिकल सोच का। जैसे गरम खिचड़ी को बीच से नहीं खा सकते, किनारे से खाना शुरू करते हैं। वहां शासन कमजोर होता है। अच्छा। जीत मिलेगी तो सेना का मनोबल बढ़ेगा, संसाधन मिलेंगे, लड़ाई का अनुभव मिलेगा, फिर धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ो। तो उन्होंने पहले कहाँ हमला किया इस रणनीति के तहत? सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत, यानी आज का पंजाब और सिंध वाला इलाका, जहां सिकंदर के जाने के बाद उसके यूनानी गवर्नर शासन कर रहे थे। हाँ, सेल्यूकस के समय के बाद वाले। हाँ, सिकंदर की मौत के बाद वो वैसे भी कमजोर हो गए थे। चंद्रगुप्त ने उन्हें हराया और इस बड़े इलाके को आजाद करा लिया। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी रही होगी। बहुत बड़ी। इससे चंद्रगुप्त को एक बड़ा राज्य मिल गया, उनकी सेना को लड़ाई का अनुभव मिला, और सबसे अहम बात, भारतीय जनता की नजरों में वो हीरो बन गए, विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने वाले। हाँ, एक लेजिटिमेसी मिल गई। एग्जैक्टली। अब उनके पास मगध पर निर्णायक हमले के लिए जमीन तैयार थी। लेकिन देखिए, सिर्फ युद्ध जीतना काफी नहीं होता। जीते हुए राज्य को चलाना, उसे संभालना, समृद्ध बनाना, ये शायद उससे भी बड़ी चुनौती है। और यहीं पर चाणक्य के दूसरे महान काम अर्थशास्त्र का जिक्र आता है ना? बिल्कुल। अर्थशास्त्र, ये नाम थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है आजकल। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है। हाँ, मुझे भी यही लगता था पहले। नहीं, ये तो राष्ट्र प्रणाली, माने स्टेट क्राफ्ट, राजनीति, अर्थशास्त्र, आयन, कूटनीति, सबका एक विश्वकोश है।
चाणक्य ने इसे अपने अनुभवों और ज्ञान के आधार पर रचा था। इसकी तुलना अक्सर पश्चिम में मैकियावेली की द प्रिंस के साथ की जाती है। क्या ये तुलना सही है? कुछ हद तक समानताएं हैं। दोनों ही बड़े यथार्थवादी हैं। सत्ता कैसे हासिल की जाए और कैसे बनाए रखी जाए, इस पर जोर देते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र का दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। अच्छा, कैसे? जिसके 40 से ज्यादा तरीके बताए हैं उन्होंने। 40 से ज्यादा तरीके भ्रष्टाचार रोकने के? ये तो आज भी बहुत रेलेवेंट लगता है। बिल्कुल। और ये ग्रंथ आदर्शवादी नहीं बल्कि बेहद व्यावहारिक है। इसका मूल मंत्र है राज्य की सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि सबसे ऊपर है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए अगर नैतिक के साथ साथ जरूरत पड़ने पर अनैतिक तरीके भी अपनाने पड़े तो वो जायज हैं। मतलब एंड जस्टिफाइज द मीन्स वाला सिद्धांत। कुछ वैसा ही समझ लीजिए, क्योंकि चाणक्य का मानना था कि एक कमजोर और अराजक राज्य में कोई नैतिकता बची नहीं सकती। इसलिए एक मजबूत राज्य बनाना ही सबसे बड़ा धर्म है। और विदेश नीति के बारे में क्या कहा गया है इसमें? बहुत कुछ, जैसे मंडल सिद्धांत जो कहता है कि आपका पड़ोसी स्वाभाविक रूप से आपका दुश्मन है। अच्छा। तो पड़ोसी का पड़ोसी आपको दोस्त, ये शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर का सिद्धांत है। फिर कूटनीति के 4 उपाय बताए गए। साम, समझा बुझाकर, दाम, पैसा देकर, दंड, सजा देकर और भेद, फूट डालकर। साम, दाम, दंड, भेद, ये तो आज भी सुनते हैं हम। हाँ, युद्ध को हमेशा आखिरी विकल्प माना। चाणक्य का मानना था कि अगर बिना लड़े कूटनीति से या धोखे से भी काम बन जाए तो खून बहाने से बेहतर है। गुप्त युद्ध, मनोवैज्ञानिक चालें, अफवाहें फैलाना, दुश्मन के सेनापतियों को खरीद लेना, राज्य बचाने के लिए सब कुछ जायज माना गया। तो अर्थशास्त्र एक ऐसे राजा की छवि बनाता है जो बहुत बुद्धिमान है, सावधान है, जरूरत पड़ने पर कठोर भी है, प्रजा का भला चाहता है लेकिन नियंत्रण भी रखता है, और न्यायप्रिय है पर जरूरत पड़ने पर निर्मम भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये उस दिमाग की उपज है जिसने मौर्य साम्राज्य जैसे विशाल तंत्र की नींव रखी, और इसी दिमाग ने अब मगध विजय की पूरी योजना बनाई। हाँ, वो खिचड़ी वाली रणनीति। सीमावर्ती राज्य तो जीत लिए गए थे। बिल्कुल। धनानंद के कई सामंत चंद्रगुप्त से आ मिले थे। अब सीधी टक्कर की बारी थी। लेकिन धनानंद की सेना तो बहुत बड़ी थी। ये लड़ाई कैसे जीती गई? संख्या बल नंद सेना के पास ज्यादा था, नो डाउट, लेकिन चंद्रगुप्त की सेना में जोश था, अनुशासन था, और उनके साथ थी चाणक्य की अचूक रणनीति। भयंकर युद्ध हुए। आखिरकार चंद्रगुप्त की सेना पाटलिपुत्र तक पहुंच गई और शहर को घेर लिया। पाटलिपुत्र तो बहुत मजबूत किला माना जाता था। उसे जीतना आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। अब लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं थी, अब लड़ाई बुद्धि और सब्र की थी। चाणक्य ने शहर के अंदर अपने जासूसों का जाल बिछा दिया। अंदर भी? हाँ, अफवाहें फैलाईं, धनानंद के मंत्रियों में फूट डालने की कोशिश की। कहते हैं कि उन्होंने धनानंद के सबसे काबिल मंत्री राक्षस को भी तोड़ने की, या कम से कम धनानंद के मन में उसके लिए शक पैदा करने की कोशिश की। झूठे खतों का इस्तेमाल किया। अच्छा, डिप्लोमेसी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। कहते हैं कि धनानंद उनकी चाल में फंस गया। वो अपने ही मंत्री पर शक करने लगा। पाटलिपुत्र के अंदर ही फूट पड़ गई। तो जब फाइनल हमला हुआ तो शहर के अंदर से भी विद्रोह हो गया और प्रजा ने भी चंद्रगुप्त का साथ दिया, और इस तरह नंद वंश का अंत हुआ। हाँ, धनानंद का पतन हो गया। कुछ कहानियों में वो मारा गया, कुछ में कहते हैं उसे जाने दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य विजेता के तौर पर पाटलिपुत्र में दाखिल हुए और मगध के सम्राट बने। और उसी दिन चाणक्य ने भरी सभा में अपनी वो खुली शिखा बांधी। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई थी। वाह, एक ब्राह्मण का संकल्प पूरा हुआ। लेकिन क्या चाणक्य का काम यहाँ खत्म हो गया? सम्राट तो बन गया, पर अब इतना बड़ा साम्राज्य चलाना था? बिल्कुल नहीं। असली काम तो अब शुरू हुआ था, राष्ट्र निर्माण का। चाणक्य मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री बने, यानी महामात्य। हाँ, और उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखे सिद्धांतों को जमीन पर उतारा। एक मजबूत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, अलग अलग विभाग बनाए जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, और सबसे जरूरी बात, अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की, ना कि वंश या पहचान के आधार पर, मेरिटोक्रेसी। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी तो कड़े कदम उठाए थे। हाँ, भ्रष्टाचार को वो राज्य के लिए दीमक मानते थे। उन्होंने एक सख्त निगरानी तंत्र बनाया और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया। उनका मानना था कि राजा और मंत्री ईमानदार होंगे तभी नीचे तक ईमानदारी जाएगी। इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए क्या किया? टैक्स प्रणाली ऐसी बनाई जैसे मधुमक्खी फूल से रस लेती है।
बिना उसे नुकसान पहुंचाए। वाह, क्या उपमा है। हाँ, कृषि, व्यापार, उद्योग सबको बढ़ावा दिया, सड़कें बनवाईं, सिंचाई की व्यवस्था सुधारी, मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस था। और चंद्रगुप्त की सुरक्षा को लेकर भी वो बहुत सचेत रहते थे। वो जहर वाली कहानी काफी मशहूर है। हाँ, वो कहानी उनकी दूरदर्शिता दिखाती है। कहते हैं कि वो चंद्रगुप्त के भोजन में रोज बहुत थोड़ी मात्रा में जहर मिलाते थे। क्या, जहर? हाँ, बहुत थोड़ी मात्रा में, ताकि उनका शरीर धीरे धीरे जहर का आदी हो जाए, और अगर कोई दुश्मन उन्हें जहर देने की कोशिश करे तो उसका असर ना हो। अरे बाप रे, ये सुनने में अजीब लगता है, पर दिखाता है कि वो राजा की सुरक्षा को कितना ज्यादा महत्व देते थे। बिल्कुल, उनका लक्ष्य सिर्फ एक साम्राज्य बनाना नहीं था, बल्कि बिखरे हुए भारत को एक शासन, एक कानून के नीचे लाकर एक अखंड भारत की नींव रखना था। वो सच में एक राष्ट्र निर्माता थे। शासन और राजनीति के अलावा उन्होंने आम लोगों के लिए भी तो कुछ लिखा है, जिसे चाणक्य नीति कहते हैं। हाँ, चाणक्य नीति। ये अर्थशास्त्र की तरह कोई भारी भरकम ग्रंथ नहीं है। ये छोटे छोटे सूत्रों या श्लोकों का संग्रह है। अच्छा। ये राजनीति की तरह जटिल नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली प्रैक्टिकल सलाह हैं। जीवन जीने की कला सिखाती हैं, आप कह सकती हैं। जैसे कि? हाँ। कुछ उदाहरण देंगे? क्या बातें हैं उसमें? अरे बहुत कुछ है। दोस्ती पर कहते हैं कि सोच समझकर बनाओ, अपने बराबर वालों से बनाओ। सच्चा दोस्त कौन है? जो बीमारी में, अकाल में, दुश्मन के हमले के समय और यहाँ तक कि शमशान में भी साथ दे। जो लोग मुंह पर मीठा बोलते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, उनसे सावधान रहो। दुश्मन को कभी छोटा मत समझो, वो कर्ज, बीमारी और आग की तरह होते हैं, जरा सी लापरवाही में बढ़ जाते हैं। सही बात है। अगर दुश्मन ताकतवर है तो कूटनीति से काम लो, कमजोर है तो जड़ से मिटा दो। काफी प्रैक्टिकल एडवाइस है। और धन के बारे में क्या विचार थे उनके? क्या वो धन को बुरा मानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो धन के महत्व को स्वीकारते थे। कहते थे सम्मान से जीने के लिए जरूरी है, लेकिन उसे सही तरीके से कमाना और सही जगह खर्च करना चाहिए। बचत जरूर करो, पर कंजूस बनकर सुखों का त्याग मत करो। बैलेंस। हाँ, और हाँ, गलत तरीके से कमाया धन जहर के समान है, उसे त्याग देना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान के बारे में? उसको वो सबसे बड़ी ताकत मानते थे। कहते थे राजा का सम्मान सिर्फ उसके राज्य में होता है, पर विद्वान का सम्मान हर जगह होता है। ज्ञान एक ऐसा खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। और सफलता के लिए भी कुछ सूत्र दिए उन्होंने, मतलब सक्सेस मंत्रा टाइप? हाँ, जैसे अपने राज किसी को मत बताओ, अपनी गलतियों से सीखो और दूसरों की गलतियों से भी सीखो। कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसका नतीजा क्या हो सकता है? क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? जब संतोषजनक जवाब मिले तभी आगे बढ़ो। चाणक्य नीति असल में अनुशासन, व्यावहारिकता और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके सफल जीवन जीने का एक तरह का रोड मैप है। जिस इंसान ने इतना कुछ हासिल किया, इतिहास की धारा बदल दी, उसका अंत कैसे हुआ? ये भी एक सवाल है जिसके कई जवाब मिलते हैं ना। हाँ, उनकी मृत्यु को लेकर थोड़ा रहस्य है, या कहें कि अलग-अलग कहानियां प्रचलित हैं। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बने। चाणक्य ने कुछ समय उनके सलाहकार के रूप में भी काम किया, लेकिन कहते हैं कि दरबार में माहौल बदल रहा था। चाणक्य के दुश्मन भी बन गए थे, जो उनके प्रभाव से, उनकी पावर से जलते थे। एक कहानी तो ये है कि दरबारियों ने राजा बिंदुसार को चाणक्य के खिलाफ भड़का दिया था। हाँ, ये कहानी काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि कुछ मंत्रियों ने बिंदुसार को ये कहकर भड़काया कि उनकी मां रानी दुर्धरा की मृत्यु का कारण चाणक्य थे। ओ, वो जहर वाली घटना का हवाला देकर? हाँ, उसी का, जो असल में रानी की आकस्मिक मृत्यु का कारण बनी थी, अनजाने में। बिंदुसार ने गुस्से में आकर चाणक्य का अपमान कर दिया। इस झूठे आरोप और अपमान से दुखी होकर चाणक्य ने महल छोड़ दिया और कहते हैं अन्न जल त्याग कर अपने प्राण दे दिए। बाद में जब बिंदुसार को सच पता चला तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। लेकिन एक दूसरी कहानी भी है जो शायद उनके स्वभाव से ज्यादा मेल खाती है। हाँ, दूसरी कहानी ये कहती है कि जब चाणक्य ने देख लिया कि बिंदुसार अब शासन संभालने में पूरी तरह सक्षम है, तो उन्होंने खुद ही सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। वो वन में चले गए और जैन परंपरा के अनुसार सल्लेखना विधि से। सल्लेखना मतलब स्वेच्छा से अन्न जल त्याग कर? हाँ, स्वेच्छा से अन्न जल त्याग कर शांतिपूर्वक देह त्याग दिया। ये उनके वीतरागी और ज्ञानी स्वभाव के ज्यादा करीब लगता है। सच चाहे जो भी हो, चाणक्य हमारे लिए एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। बिल्कुल, कम से कम 3 बड़ी विरासतें तो साफ दिखती हैं। पहला, मौर्य साम्राज्य का वो ढांचा जो एक तरह से अखंड भारत का पहला सफल प्रयोग था। हाँ,
दूसरा, अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ जो शासन कला और कूटनीति का ऐसा विश्वकोश है जिसकी बातें आज भी कई मायनों में प्रासंगिक हैं। और तीसरा, चाणक्य नीति, जो आम इंसान को व्यवहारिक जीवन जीने की राह दिखाती है। उनका जीवन हमें क्या सिखाता है? शायद ज्ञान की, संकल्प की और सही रणनीति की ताकत। हाँ, और ये भी कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी एक अकेला व्यक्ति इतिहास बदल सकता है। वो हमें यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच एक संतुलन साधना सिखाते हैं। लक्ष्य महान होना चाहिए, जैसे प्रजा का सुख, लेकिन उसे पाने के तरीके व्यवहारिक, यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर कठोर भी हो सकते हैं, जैसे वो साम दाम दंड भेद। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। चाणक्य की शिक्षाएं, खासकर उनकी यथार्थवादी और हाँ, कभी-कभी कठोर लगने वाली रणनीतियां, आज के इस उलझी हुई दुनिया में, इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में कितनी प्रासंगिक हैं? क्या बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए हमेशा पूरी तरह नैतिक साधनों का ही इस्तेमाल करना मुमकिन है? सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर।